Yes, students. So now this is our lecture number 1, part B. So let's start. Yes. So the achievements of Nagabhatta. ये स्टूडेंट्स आपने पिछले लेक्चर में पिछले वीडियो में आपने देखा कि कहाँ हमने खत्म किया था प्रशस्ति के ऊपर। प्रशस्ति क्या थी? एक जैसे मेटल होती थी जिसके ऊपर क्या लिखे जाते थे, जैसे आप यहाँ नीचे पिक्चर भी देख रहे हैं, प्रशस्ति दिखाई गई है। तो इसमें मेटल पर क्या लिखा जाता था? राजा जो है अपने बारे में अपनी प्रशंसाएं लिखवाया करते थे, किनसे? लॉर्ड ब्राह्मण से। ओके, तो यहाँ पर ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, द अचीवमेंट्स ऑफ नागभट्ट. So many rulers describe their achievements in prasastis. You read about the prasasti of the Gupta ruler Samundragupta last year. ठीक है, आपने देखा होगा। तो मैंने जैसे बताया कि कई जो राजा जो थे वो अपनी उपलब्धियों का बखान करवाया करते थे इन प्रशस्ति के अंदर। और आपने अपने पिछले साल भी जो पढ़ा होगा गुप्ता रूलर्स में समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा है। So one prasasti written in Sanskrit and found in Gwalior. Yes, one prasasti written in Sanskrit and found in Gwalior, Madhya Pradesh, describe the exploits of Nagbhatta, a Pratihara king, as follows. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाई गई एक प्रशस्ति में जो प्रतिहार के क्या थे? राजा थे। प्रतिहार राजा नागभट्ट के कामों का वर्णन जो है वो देखिए इस प्रकार किया गया है। देखिए, द किंग्स ऑफ आंध्रा, ठीक है, द किंग्स ऑफ आंध्रा, सेंधव मतलब सिंध का सेंधव, एंड विदर्भ पार्ट ऑफ किसका? पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, एंड कलिंगा पार्ट ऑफ उड़ीसा, fell before him even as was a prince. ओके स्टूडेंट्स, सो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो आंध्र, सिंध, विदर्भ महाराष्ट्र का हिस्सा और जो कलिंग उड़ीसा का जो ये हिस्सा है, उड़ीसा का हिस्सा के राजा उनके आगे तभी धराशायी हो गए जब वे राजकुमार थे। तो इस तरीके से देखो अपनी क्या प्रशंसा उन्होंने लिखवाई है कि वो सभी के सभी तभी धराशायी हो गए वहां पर जब उस टाइम पर जब वो सिर्फ एक क्या थे? एक राजकुमार थे। तो इस तरीके से उन्होंने अपने बारे में लिखवाया। ओके, एंड देन he won a victory over चक्रायुद्ध द रूलर ऑफ कन्नौज। साथ ही उन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने कन्नौज के शासक चक्रयुद्ध को विजित किया। एंड he defeated the king of वंग, इसमें वंग पार्ट ऑफ बंगाल। फिर उसके बाद नेक्स्ट कर रहा है वो अनर्ता तो इसका हिस्सा है पार्ट ऑफ गुजरात। उसके बाद मालवा पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। उसके नेक्स्ट है किरात फॉरेस्ट पीपल्स। एंड देन उसके बाद नेक्स्ट वो बता रहे हैं यहाँ पर तुर्क वत्स मत्स्य, ठीक है, मत्स्य बोथ इन किंगडम इन नॉर्थ इंडिया। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं, देखो तो उन्होंने जो कन्नौज का शासक जो है वो कह रहे हैं चक्रयुद्ध को विजित किया। उन्होंने वंग बंगाल का हिस्सा, अनर्त गुजरात का हिस्सा, मालवा मध्य प्रदेश का हिस्सा, किरात वनवासी जो हैं, तुर्क मत्स्य दोनों उत्तर भारत के राजाओं को पराजित किया। तो इस तरीके से प्रशस्ति में उन्होंने ये लिखवाया।
सो किंग्स ऑफन रिवार्डेड ब्राह्मण। अब क्या होता था कि किंग्स ये सब सस्ती जो लिखवाते थे, पीछे आपको मैंने बताया कि किससे लिखवाते थे, लर्न ब्राह्मण, जो पढ़े लिखे ब्राह्मण होते थे। तो किंग्स ऑफन रिवार्डेड ब्राह्मण्स, वो ब्राह्मण को रिवार्ड करते थे, पुरस्कृत किया जाता था, उनको पुरस्कृत किया जाता था बाय ग्रांट्स ऑफ लैंड। तो क्या करते थे राजा लोग जो है, इन ब्राह्मणों को लैंड दे दिया करते थे पुरस्कार के रूप में। एंड दीज वर रिकॉर्डेड ऑन कॉपर प्लेट्स। अब जो ब्राह्मण थे, अब मान लो उनको लैंड उन्होंने दे दी, तो उसका क्या प्रमाण होता था कि भाई वो लैंड अब उनकी हो गई है, राजा ने उनको रिवार्ड के रूप में दी है। तो उसके लिए प्रूफ के रूप में वो क्या करते थे, इसको ना एक कॉपर की प्लेट्स पे ये रिकॉर्ड होता था कि भाई हमने ये प्लांट जो है, हमने ये जो लैंड के जो ये हिस्सा है ये दान कर दिया है। तो वो एक रिकॉर्ड हो जाता था। तो दीज वर रिकॉर्डेड ऑन कॉपर प्लेट्स एंड विच वर गिवन टू दोज हु रिसीव द लैंड। और ये उसको दे दिया जाता था जिसको ये लैंड दी जाती थी, जिस ब्राह्मण को। तो इस तरीके से उनके वो अपने पास जो है सबूत के रूप में रखते थे कि ये जमीन अब उनकी है और उन्हें राजा ने रिवार्ड के रूप में दी है। ओके, सो यहाँ पर दिख रहे हैं साइड में, ऑल्सो सी इफ यू कैन फाइंड सम ऑफ द एरियाज मेंशन इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ द मैप। अदर रूलर्स मेड सिमिलर क्लेम्स एज वेल, व्हाई डू यू थिंक दे मेड दिस क्लेम्स? सो फिगर जो सेकंड आपको दी हुई है, दिस इज अ सेट ऑफ कॉपर प्लेट्स। यहाँ पर देख रहे हो आपके पास 4-5 कॉपर प्लेट्स से सेट दिए हुए हैं। दिस इज अ सेट ऑफ कॉपर प्लेट्स रिकॉर्डिंग अ ग्रांट ऑफ लैंड मेड बाय अ रूलर इन द 9th century, written partially in Sanskrit and partially in Tamil. So the ring holding the plates together is secured with the royal seal to indicate that this is an authentic document. ओके, तो आप यहाँ पर ये देख रहे हो, आपके यहाँ पर ये कॉपर की जो होती थी, कॉपर की प्लेट्स हैं का एक सेट है, ठीक है। और ये जो है थोड़ा सा संस्कृत में और थोड़ा सा इसमें तमिल में लिखा हुआ है। और ये जो कॉपर की प्लेट्स हैं, इसमें इसमें क्या है, ये 9th सेंचुरी में एक शासक के द्वारा एक भूमि रिवार्ड के रूप में दी गई थी, उसका उल्लेख है इसके अंदर। एंड उसमें जिन कड़ियों से जिस से ये बांधी गई है ना, जोड़ी गई है, ऊपर देख रहे हो आप, उन पर राजसी मोहर लगी हुई है, ठीक है, जिससे ये बांधी हुई है। एंड जो वह ये बतलाती है, बतलाने के लिए है कि ये एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है, एक प्रमाणिक दस्तावेज है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट वाज गिवन विद द लैंड। अब जो अब आपके पास क्या था, पीछे आपने देख लिया कि लैंड ग्रांट क्या होती है, कैसे लैंड ग्रांट क्या होती है, जो कि जो ब्राह्मणों से जो लिखवाया जाता था तो उनको रिवार्ड के रूप में जो लैंड दे दी जाती थी तो वो लैंड ग्रांट हो जाती थी, और कैसे उनको दे दी जाती थी, और उनका एक रिकॉर्ड जो है कॉपर पर उनको बनाकर वो भी दे दिया जाता था रिकॉर्ड के रूप में। सो व्हाट वाज गिवन विद द लैंड, भूमि के साथ क्या क्या दिया जाता था। So this is the part of the Tamil section of land grant given by the Cholas. तो ये चोलों के द्वारा दिए गए एक भूमि अनुदान के तमिल भाग का एक अंश है। क्या we have we have demarcated the boundaries of the land by making either embankment as well as by planting thorny bushes. Yes, students. So we have demarcated the boundaries of the land by making either embankments as well as by planting thorny bushes. This is what the land contains. Actually, हमने मिट्टी के मेड़े बनाकर, साथ ही कांटेदार झाड़ियां लगाकर भूमि की जो सीमाएं हैं, ठीक है, उनको क्या कर दिया, उसको चिन्हित कर दिया है। और इस भूमि पर अब ये चीजें हैं, दिस इज व्हाट द लैंड कंटेन, ये चीजें हैं, fruit bearing trees, water land, gardens and orchard,
trees, wells, open spaces, partial land, a village, anti-hill, platforms, canals, ditches, rivers, silk-laden land, tanks, granaries, fish ponds, beehives and deep lakes. तो क्या क्या चीजें हैं जो हमारे पास क्या है, इस वाली जमीन पर फलदार वृक्ष, पानी, भूमि, बगीचे और फलोद्यान, पेड़, कुएं, खुली जगह, चारागाह, एक गांव, वो भी चबूतरे, नहरें, खाइयां, नदियां, दलदली जमीन, हौज, अन्नागार, मछलियों के तालाब, मधुमक्खियों के छत्ते और गहरी झीलें। तो ये सब यहाँ पर इस भूमि पर है। सो ही हु रिसीव्स द लैंड कैन कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम इट, कि जिसे भी ये लैंड मिलती है वो इससे टैक्स वसूल कर सकता है। एंड ही कैन कलेक्ट द टैक्सेस इम्पोज बाय जुडिशियल ऑफिसर्स एज फाइन, द टैक्स on metal leaves, that on woven clothes as well as on vehicles। तो इसमें साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि देखो, वो कह रहे हैं कि टैक्स वसूल कर सकता है, और वो जो है ना जुडिशियल के द्वारा जो जुर्माने के तौर पर लगाए गए टैक्स होते हैं वो भी वसूल कर सकता है। पान के पत्तों पर लगने वाला टैक्स, अच्छा बुने हुए कपड़ों पर लगने वाला टैक्स, साथ ही साथ जो व्हीकल्स हैं उन पर लगने वाले टैक्स भी वो वसूल कर सकता है। And he can build large rooms with upper stories made of baked bricks, and he can large and small holes dug. He can plant trees and thorny bushes if necessary. He can get canal constructed for irrigation. He should ensure that water is not wasted, and that embankment are built। तो अब देखिए, वो इस तरह से सारे के सारे टैक्स भी वसूल कर सकता है। साथ ही वो क्या कर सकता है, साथ ही साथ जैसे पकी हुई ईंटों के, जो पक्की ईंटें होती है ना, उनसे बने ऊपरी माले पर बड़े कमरे बनवा सकता है, और बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकता है, पेड़ और कांटेदार झाड़ियां लगवा सकता है। जरूरी हो तो वो इरिगेशन के लिए नहरें भी बनवा सकता है। तो उसे ये सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी बर्बाद ना हो, और जो एम्बैंकमेंट्स हैं, जो तटबंध हैं, उनका निर्माण हो। ओके स्टूडेंट्स, यस नाउ, unusually for the 12th century was a long Sanskrit poem containing the history of kings who ruled over कश्मीर। अब 12th सेंचुरी में एक बहुत क्या थी, लॉन्ग संस्कृत पोयम, ठीक है, एक बड़ी संस्कृत काव्य भी रचा गया जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास भी दर्ज है। and it was composed by an author named काल्हाना, और इसे कलहन नामक एक जो रचनाकार है उसके द्वारा इसे रचा गया। और he used a variety of sources including inscriptions, documents, eyewitness accounts and earlier histories to write his account। एक्चुअली स्टूडेंट्स, आपको मैंने पीछे बताया था कि जैसे जो प्रशस्तिज होती हैं उन पर जरूरी नहीं है कि विश्वास किया जाए, कि क्योंकि राजा जो हैं वो अपने बारे में अच्छा अच्छा लिखवाता था, तो ज़रूरी नहीं है कि वो वैसे ही हो, लेकिन वो अपने बारे में बखान इससे ही लिखवाता था, सब कुछ अच्छा लिखवाता था। लेकिन यहाँ पर एक जो ये मिला है, इसमें इसके ऊपर विश्वास इसलिए किया जा सकता है, कल्हाना के द्वारा ये जो ऑथर है उसने इसे कंपोज किया, क्योंकि उसने बहुत सारे वैरायटी ऑफ सोर्सेज यूज़ किए करने के लिए, जैसे उसने इंस्क्रिप्शंस, डॉक्यूमेंट्स, आई विटनेस, ठीक है, तो ये सब मतलब कि काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ की उसने। सो कल्हन जो है, कल्हन ने अपना जो ये वृत्तांत है वो उसने लिखने के लिए अभी देखा इंस्क्रिप्शन का यूज़ किया, डॉक्यूमेंट्स का, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स का यूज़ किया, आई विटनेस जो है, तो उनके वर्णनों और पहले के जो इतिहासों समेत अनेक तरह के सोर्स को उसने यूज किया है।
okay, and to write his account. So unlike the writers of Prasastis, he was often critical about rulers and their policies. So कहते कि प्रशस्ति में जो लेखकों से भिन्न वो अक्सर शासकों और उनकी पॉलिसीज के बारे में क्रिटिकली जो है ना, मतलब क्रिटिकली होते हैं, एक आलोचनात्मक रुख दिखलाता था, यानी वो उनके बारे में सब कुछ अच्छा अच्छा नहीं लिखता था, जो उनमें कमियां होती थी उनको क्रिटिसाइज भी करता था। इसीलिए 12th सेंचुरी के लिए ये एक क्या है, ये एक असाधारण ग्रंथ था। ओके, सो नेक्स्ट इज वारफेयर फॉर वेल्थ। अब हम देखेंगे धन के लिए युद्ध। पहले जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हम जो लोग थे, जो जैसे कि जो किंगडम होता था, वो अपने किंगडम को बढ़ाने के लिए राजा क्या करते थे, हमेशा एक दूसरे के ऊपर अटैक करते रहते थे, युद्ध करते रहते थे, ताकि वो उनका एरिया जीत सके, ठीक है, अपनी वेल्थ बढ़ा सके। तो धन के लिए वो युद्ध करते थे। तो हम देखेंगे इसके अंदर यही वाला पोर्शन। सो यू मे हैव नोटिस दैट ईच ऑफ दीज रूलिंग डायनेस्टीज वाज बेस्ड ऑन अ स्पेसिफिक रीजन। आपने ये गौर किया होगा, आपने ये नोटिस किया होगा कि इनमें से जो हर एक जो शासक है, ईच ऑफ दीज, यस, ईच ऑफ दिस रूलिंग डायनेस्टीज, इनमें से जो हर एक जो राजवंश है वो बेस्ड इन अ स्पेसिफिक रीजन, ठीक है, वो एक स्पेसिफिक रीजन पर बेस्ड है। एंड वो एट द सेम टाइम दे ट्राई टू कंट्रोल अदर एरियाज, और वो हमेशा जो है ना ट्राई करते हैं कि दूसरे क्षेत्रों पर वो नियंत्रण करने का हमेशा प्रयास करता रहता है। सो वन पर्टिकुलरली प्राइज एरिया वाज द सिटी ऑफ कन्नौज। उनमें से ये एक है सिटी ऑफ कन्नौज इन द गंगा वैली, ठीक है, गंगा वैली में सिटी कन्नौज की जो सिटी है उनमें से एक है। अब कन्नौज क्या था, आपने जैसे पिछले फर्स्ट जब मैप देखा, उस मैप में आपने देखा था एक राष्ट्रकूटास थे, पाला थे, इधर पालास थे ना, और उसमें शुरू के मैप में हमने देखा था, और तीसरे हमारे जो गुरजारा प्रतिहारा थे, तीन हमने किंगडम्स देखी थी। तो उसमें ना जो वहीं पर ही उन तीनों के का ही एक तीनों का ही एक कॉमन था, वो था कन्नौज, ठीक है, कन्नौज था। और उस कन्नौज को वो एक फर्टाइल एरिया में, ठीक है, फर्टाइल एरिया पर था, यानी यूपी जो था ना, उत्तर प्रदेश के एरिया में वो कन्नौज का ये सिटी थी, और ये काफ़ी फर्टाइल थी क्योंकि प्लेन एरिया था, फर्टाइल था, और इसीलिए ना इसको ना सभी जो है इसी को ही सबसे पहले इसी पर ही कब्जा करने की सोचते थे, ठीक है। सो 4th सेंचुरी रूलर्स बिलोंगिंग टू गुर्जारा, प्रतिहारा, राष्ट्रकूटास एंड पालास डायनेस्टी। देखिए आगे ये तीनों मैंने बताई, शुरू में आपने देखे हैं कि इन्हीं तीनों के बारे में हमने बताया था। जब हमने 3 किंगडम्स देखे थे, तो उसमें गुर्जारा, प्रतिहारा, राजपूतास और पालास डायनेस्टी के बारे में तीनों किंगडम हमें दिखाए गए थे। तो अब वो कह रहे हैं कि 4 सेंचुरीज रूलर्स बिलोंगिंग टू गुर्जारा, प्रतिहारा, राष्ट्रकूटास एंड पाला डायनेस्टी फाउट फॉर कंट्रोल ओवर कन्नौज। तो यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं, अभी मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर जो गुर्जर प्रतिहार, राजपूतास और जो पाल डायनेस्टी के शासक थे, वो सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे, बिकॉज देयर वर 3 पार्टीज इन दिस लॉन्ग ड्रॉन कॉन्फ्लिक्ट्स। Historians often describe it as a three-party struggle. तो ये तीनों के तीनों ही इस कन्नौज को लेकर लड़ते रहते थे आपस में, क्योंकि एक इस लंबी चलती हुई लड़ाई में 3 पक्ष थे। इसीलिए जो हमारे हिस्टोरियंस हैं उन्होंने प्राय इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में भी की है। सो नाउ एज वी विल सी page number 62 and 266, ruler also tried to demonstrate their power and resources by building large temples.
जैसा कि आपने देखा पिछले जो भी हमने पेजेस पढ़े उसमें जो रूलर्स थे उन्होंने बड़े मंदिरों का निर्माण करवा कर भी अपनी सत्ता और अपने जो रिसोर्स है उसका प्रदर्शन करने का प्रयास किया। अब बड़ी सिंपल सी बात है कि जब हमारे पास पैसा हो, आज के टाइम में जब लोगों के पास पैसा होता है तो लोग क्या करते हैं, लोग घर बड़े बड़े घर बनाते हैं, बड़े मोबाइल ले लेते हैं, कार खरीद लेते हैं, तो उनको वो दिखाने का एक तरीका होता है। तो ऐसा ही एक उस टाइम पर क्या होता था, उस टाइम पर राजा क्या कहते थे, वो अपनी अपनी इस शासक जो होते थे दिखाने के लिए, वो अपने पावर को दिखाने के लिए बड़े बड़े टेम्पल बनाया करते थे। सो व्हेन दे अटैक्ड वन अनदर्स किंगडम तो दे ऑफन चूज टू टारगेट टेम्पल। तो जब वो ना एक दूसरे के साम्राज्य पर अटैक क्या करते थे ना, तो अक्सर वो टारगेट किसको बनाते थे, इन टेम्पल्स को, इन मंदिरों को, एंड विच वर समटाइम एक्सट्रीमली रिच, क्योंकि और ये जो टेम्पल्स होती थी ये ना बहुत एक्सट्रीम काफ़ी रिच होती थी ये कई बार, क्योंकि यहाँ पर बहुत पैसा होता था इसमें टेम्पल्स में। एंड यू विल रीड मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 5। आप चैप्टर 5 में इसके बारे में पढ़ेंगे भी, ठीक है। तो मंदिरों को हमेशा निशाना बनाया जाता था, क्योंकि कभी कभी तो वो बहुत ज़्यादा रिच होती थी, संपन्न होती थी, तो इसीलिए उनको टारगेट बनाया जाता था जब भी युद्ध होते थे। Here, so now one of the best known of such ruler is Sultan Mahmud of Ghazni, Afghanistan. He ruled from 1997 to 1013. अब अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद ऐसे शासकों में से सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। उसने क्या करा था, उस ये देखिए आप, उसने 997 से 1030 इस इतने पीरियड के बीच के अंदर अंदर उसने यहाँ पर 17 बार 17 टाइम उसने अटैक किए, 17 बार आक्रमण किया उसने यहाँ पर। आप ये देखिए, तो यहाँ पर अब नेक्स्ट ही रूल्ड फ्रॉम 1997 1030 एंड एक्सटेंडेड कंट्रोल ओवर पार्ट ऑफ द सेंट्रल एशिया। ओके, और उसने अपना जो कंट्रोल, अपना जो नियंत्रण है, अपने नियंत्रण का विस्तार उसने कहाँ तक करा, मध्य एशिया के बाद जो सेंट्रल एशिया के पार्ट हैं ये, अच्छा उसके साथ साथ और कहाँ तक फैलाया, ईरान एंड द नॉर्दर्न वेदर्न पार्ट ऑफ द सब कंटिनेंट। उसने ईरान और जो सब कंटिनेंट के नॉर्दर्न इधर सॉरी नॉर्दर्न वेदर्न जो पार्ट है वहां तक उसने एक्सटेंड कर लिया था। तो लोग पहले राजा यही करते थे, पहले सब जो किसी के ऊपर आक्रमण क्या करता था वो इसी पर्पज से करता था कि उसको क्या मिल जाए, उसको वो अपने एरिया को एक्सटेंड कर सके, उसे बढ़ा सके। ओके, so he raided the subcontinent almost every year and his target were wealthy temples including that of Somnath, Gujarat. And much of the wealth Mahmud carried away was used to create a splendid capital city at Ghazni. अब वो क्या करता था, वो ना हर साल वो सब कंटिनेंट पर हमला करता था, और उसका निशाना हमेशा क्या होता था, जितने भी जो संपन्न मंदिर होते थे, टेम्पल्स होते थे, वही उसका निशाना हुआ करते थे, ठीक है। और उसमें जिनमें से गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल है। सो महमूद जो धन उठा ले गया, जो वेल्थ उठा ले गया, उसका उसने बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में, कैपिटल के निर्माण में उसने उस सारे पैसे को खर्च कर दिया। ओके, सो उसने यहाँ से हमारे इधर से पैसा लिया और अपने उधर अपनी जो थी गजनी पर अपनी जो एक बड़ी कैपिटल सिटी बनाने में उसने वहाँ पर वो लगा दिया। सो सुल्तान महमूद was also interested in finding out more about the people he conquered. सो सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में भी कई बातें जानना चाहता था, ठीक है। एंड इंटरेस्टेड अ स्कॉलर नेम्ड अल बिरूनी टू राइट एन अकाउंट ऑफ द सब कंटिनेंट। अब यहाँ पर कहते हैं, और उसने जो है अल बिरूनी नामक एक विद्वान को इस सब कंटिनेंट का लेखा जोखा लिखने का काम दे दिया, ठीक है। मतलब वो ना लोगों के बारे में वो जानना चाहता था, वो इस चीज में बड़ा इंटरेस्टेड था। तो उसने क्या करा, एक स्कॉलर था,
स्कॉलर पहले क्या होते थे, जो पढ़े लिखे बहुत होते थे, तो स्कॉलर्स होते थे, उनको उसने ना उसमें एक स्कॉलर था जिसका नाम था अल बिरूनी। अल बिरूनी को ये काम दे दिया कि भाई तुमने लिखना है सारा का सारा। सो दिस अरेबिक वर्क नोन एज द किताबुल हिंद remain an important source of historians, and he consulted Sanskrit scholars to prepare this account. तो अब जो सुल्तान महमूद था, जैसे कि हमने बताया कि वो अपने द्वारा जो उसने जो लोगों को जीता, तो उनके बारे में वो कई सारी बातें जानना चाहता था। तो इसलिए उसने ना अल बिरूनी जो था, एक स्कॉलर था, उसको इसका काम दे दिया, लिखने का काम सौंप दिया। और अरबी में लिखी गई उसकी ये जो कृति थी, वो कितना बुक अल हिंद आज भी हिस्टोरियंस के लिए एक इम्पोर्टेंट सोर्स है। और अल बिरूनी ने इसे तैयार करने के लिए संस्कृत के विद्वानों से परामर्श किया। ओके स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।